हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। जमीन घोटाला मामले में रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन की डिस्चार्ज पिटीशन खारिज। रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन को बड़ा झटका लगा है। चेशायर होम रोड की जमीन की अवैध तरीके से खरीद बिक्री से जुड़े लैंड स्कैम केस के आरओ छवि रंजन की डिस्चार्ज पिटीशन रांची पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की विशेष कोर्ट ने खारिज कर दी है। सोमवार को सभी पक्षों की ओर से सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने डिस्चार्ज पिटीशन पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। गुरुवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। इस मामले में ईडी की ओर से विशेष लोक अभियोजक शिव कुमार उर्फ काका जी ने बहस की। कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने झारखंड में जातीय जनगणना की उठाई मांग। झारखंड में विधानसभा चुनाव के बाद प्रचंड बहुमत में आई इंडिया ब्लॉक की सरकार में शामिल कांग्रेस पार्टी की ओर से जातीय गणना की मांग उठाई जा रही है। गुरुवार को कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने राज्य सरकार से यह मांग की है। झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कहा कि राज्यपाल का अभिभाषण सरकार का एक विजन डॉक्यूमेंट है, जिसमें कई महत्वपूर्ण विषयों को समाहित किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार के इस विजन डॉक्यूमेंट में जातीय जनगणना का जिक्र नहीं है, इसलिए उन्होंने विधानसभा के सत्र में इस मुद्दे को उठाया है ताकि पहले से ही सरकार द्वारा घोषित जातीय गणना का मुद्दा ध्यान से न उतर जाए। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े, अल्पसंख्यकों के हित में है, इसलिए सरकार राज्य में जल्द से जल्द जातीय गणना कराए। जयराम महतो ने साधा राज्य सरकार पर निशाना, कहा 18 से 25 वर्ष की लड़कियों को आलसी बना रही सरकार। डुमरी विधायक जयराम महतो ने अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्व में जो बजट की राशि निर्धारित की जाती है वह खर्च नहीं हो पाती है, ऐसे में फिर अनुपूरक बजट का क्या मतलब है। जयराम ने आगे कहा कि पक्ष विपक्ष ने बजट पर दिशाहीन मुद्दों पर चर्चा की। मैं ऐसी उम्मीद नहीं कर रहा था। डुमरी विधायक ने कहा कि सरकार 18 से 25 साल की उम्र की लड़कियों को 2,500 रुपए प्रति माह देकर उन्हें आलसी बना रही है। यही राशि अगर सरकार उन्हें स्कॉलरशिप के रूप में देगी तो उनका वास्तविक में भला होगा। वे उन पैसों का इस्तेमाल सही रास्ते में करेंगी। इसके साथ ही जयराम ने कहा कि सदन में जितने भी माननीय हैं उनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, इस बात की जांच होनी चाहिए। साथ ही इन माननीयों को अपने दा भत्ता और बस, ट्रेन व अन्य मिलने वाली सुविधाओं का भी त्याग करना चाहिए। इस दौरान जयराम महतो ने सीजीएल मुद्दे पर भी बात की। उन्होंने कहा कि सीजीएल मुद्दे पर सांच को आंच कैसा, सीजीएल में जांच करवाने में क्या जाता है। छात्र गड़बड़ी का प्रमाण दे रहे हैं, बावजूद इसके आयोग इसे गंभीरता से क्यों नहीं ले रहा है। जयराम ने आगे कहा कि छात्र के बीच पहाड़ आए, दरिया आए या कुछ भी आए, वो टकराएंगे और अपना आंदोलन जारी रखेंगे। 18 दिसंबर से फिर से शुरू होगा झारखंड पुलिस का जन शिकायत समाधान कार्यक्रम, डीजीपी ने दिया आदेश। 18 दिसंबर से फिर से शुरू होगा झारखंड पुलिस का जन शिकायत समाधान कार्यक्रम। इसे लेकर डीजीपी अनुराग गुप्ता ने जिले के एसपी, एसएसपी को आदेश जारी किया है। जारी आदेश में कहा गया है कि आम नागरिकों की शिकायत का त्वरित और प्रभावी निवारण के लिए सभी जिले में जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस संबंध में दोबारा पूर्व में आयोजित स्थान पर 18 दिसंबर को सभी जिले में जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इससे पहले डीजीपी अनुराग गुप्ता के निर्देश पर इस कार्यक्रम की शुरुआत 10 सितंबर से हुई थी। हाई कोर्ट से सांसद निशिकांत दुबे को बड़ी राहत, एफआईआर रद्द करने का दिया आदेश। झारखंड हाई कोर्ट ने गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे को बड़ी राहत दी है। बता दें,
कि लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान जेएमएम का झंडा हटाकर भाजपा का झंडा लगाने से जुड़ी प्राथमिकी में हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। इस फैसले में हाईकोर्ट ने उस एफआईआर को रद्द करने का आदेश दिया है। बता दें कि इस मामले में बुढ़ी थाना में मामला दर्ज किया गया था। इसे रद्द कराने की अर्जी के साथ सांसद निशिकांत दुबे ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जानकारी हो कि इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की कोर्ट में हुई। इसमें निशिकांत दुबे की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव, पार्थ जालान और शिवानी जालूका ने बहस की है। सीएम हेमंत सोरेन शनिवार से 2 दिवसीय संथाल दौरे पर रहेंगे। देवघर, बासुकीनाथ और भोगनाडीह जाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शनिवार से 2 दिवसीय संथाल परगना के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह देवघर, बासुकीनाथ और भोगनाडीह जाएंगे और रात्रि विश्राम पटना स्थित अपने घर में करेंगे। 14 दिसंबर की शाम 5 बजे तक मुख्यमंत्री रांची लौट जाएंगे। यहाँ प्रस्तुत है सीएम हेमंत का मिनट टू मिनट कार्यक्रम। वर्चस्व को लेकर भाजपा के 2 गुट आपस में भिड़े। धनबाद में विश्वकर्मा परियोजना के कांटा घर के समीप वर्चस्व को लेकर भाजपा के 2 विधायक समर्थकों के बीच गुरुवार को भिड़ंत हो गई। देखते ही देखते विश्वकर्मा परियोजना पुलिस छावनी में तब्दील हो गई। दोनों गुट के बीच उस वक्त भिड़ंत हुई जब धनबाद विधायक राज सिन्हा के समर्थक पानी और प्रदूषण के मुद्दे पर विश्वकर्मा कांटा घर में ट्रक वजन का कार्य प्रभावित कर दिया, जिससे विश्वकर्मा लोडिंग पॉइंट में ट्रक लोडिंग कार्य ठप हो गया। इससे नाराज होकर झरिया विधायक रागिनी सिंह के समर्थक सह असंगठित मजदूरों ने जशरसंघ के बैनर तले इसका विरोध कर दिया। देखते ही देखते दोनों गुटों में भिड़ंत हो गई। इस दौरान 2 राउंड मारपीट हुई। जशरसंघ गुट के मजदूरों का आरोप था कि इस कांटाघर से गुड्डू सिंह लोडिंग ट्रक से 150 रुपये प्रति टन की वसूली करता है। इसका विरोध होने पर दूसरा गुट झल्ला कर पानी व प्रदूषण का बहाना बनाकर विश्वकर्मा में ट्रक लोडिंग का कार्य हमेशा के लिए बंद करवाना चाहते थे। सरयू राय की याचिका पर जेपीसीबी व पूर्वी सिंहभूम के डीसी को एनजीटी का निर्देश। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने झारखंड प्रदूषण नियंत्रण परिषद के सदस्य सचिव और पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त को निर्देश दिया है कि सोनारी के कचरा डंप में लगी आग को तुरंत बुझाने, इससे हो रही प्रदूषण को अविलंब नियंत्रित करने तथा इस बारे में एक व्यक्तिगत शपथ पत्र दायर करें और याचिका में लगाए गए आरोपों के संबंध में एटीआर 8 जनवरी 2025 के पूर्व दायर करें। यह मामला सुनवाई के लिए एनजीटी की अदालत कोलकाता बेंच में 8 जनवरी 2025 को सूचीबद्ध किया गया है। इस मामले की सुनवाई अमित स्थालकर और डॉक्टर अरुण वर्मा की पीठ में होगी। यह आदेश 11 दिसंबर 2024 को जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय की याचिका संख्या 46/2024 पर सुनवाई के दौरान दिया गया। लातेहार में तालाब में डूबने से एक ही परिवार के 2 बच्चों की मौत। खेल खेल में हुआ हादसा। लातेहार जिले के हैरहंज थाना क्षेत्र अंतर्गत हुम्बू गांव में एक ही परिवार के 2 बच्चों की मौत तालाब में डूबने से हो गई। इस घटना के बाद पूरे गांव में कोहराम मच गया है। घटना की सूचना मिलने के बाद सीओ अमित कुमार और थाना प्रभारी कृष्णपाल सिंह पवैया ने घटना स्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन की। दरअसल हुम्बू गांव के कुसुमटोला निवासी फुलदेव उरांव की पत्नी अपने खेतों में धान काटने गई थी। उनके साथ उसका बेटा और बेटी भी खेत में गए थे। महिला अपने खेतों में धान काट रही थी। इसी दौरान दोनों बच्चे खेलते खेलते तालाब के पास चले गए। अचानक बच्चों का पैर फिसल गया और दोनों बच्चे तालाब के गहरे पानी में गिर गए। जब तक महिला को बच्चों के डूबने की खबर हुई तब तक काफी देर हो गई थी। महिला के द्वारा शोर मचाए जाने के बाद आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंचे। काफी मशक्कत के बाद बच्चों के शव को तालाब से निकाला गया, परंतु तब तक दोनों की मृत्यु हो गई थी। घटना के बाद पूरे गांव में मातम का माहौल बन गया है। मृतक बच्चों के परिवार वालों का रो कर बुरा हाल है।
इधर इस संबंध में सूचना मिलने के बाद थाना प्रभारी कृष्णपाल सिंह पवैया और अंचल अधिकारी अमित कुमार ने घटना स्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की जानकारी ली। अंचल अधिकारी ने पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया कि सरकारी प्रावधान के तहत परिजनों को सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। अधिकारियों की पहल के बाद दोनों बच्चों के शव को पोस्टमार्टम के लिए लातेहार सदर अस्पताल भेजा गया। इस संबंध में थाना प्रभारी कृष्णपाल सिंह पवैया ने बताया कि बच्चों की डूबने की खबर मिलने के बाद पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की छानबीन की। उन्होंने कहा कि परिजनों ने बताया कि दोनों बच्चे खेलने के दौरान तालाब में डूब गए, जिससे उनकी मौत हो गई है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। पांडे गिरोह के 4 अपराधी गिरफ्तार। विकास कार्य में लगे ठेकेदारों को धमकी देकर करते थे वसूली। रामगढ़ जिला के कुख्यात आपराधिक संगठन पांडे गिरोह के 4 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जिले में हो रहे विकास कार्य में लेवी को लेकर ठेकेदार और एजेंसी को धमकाने के मामले में इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 2 मोबाइल भी बरामद किए गए हैं। रामगढ़ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी परमेश्वर प्रसाद ने बताया कि रामगढ़ जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र में निर्माण कार्य कर रहे संवेदकों, व्यवसायियों से रंगदारी की मांग संगठित आपराधिक पांडे गुट के कुछ सदस्यों द्वारा पिछले कुछ दिनों से की जा रही थी। निर्माण कार्य बंद नहीं करने पर जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। सूचना मिलने के बाद संगठित अपराधियों को पकड़ने के उद्देश्य से रामगढ़ पुलिस अधीक्षक ने एसडीपीओ के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया। गुप्त सूचना के आधार पर सिरू मोड़ के पास से पांडे गिरोह के 4 सदस्यों को संदिग्ध हालत में पकड़ा गया। जब पूछताछ की गई तब उन्होंने बताया कि सिरू में बन रहे उच्च स्तरीय पुल के संवेदक से रंगदारी की मांग करने जा रहे थे, मगर पुलिस ने घटना अंजाम देने से पहले ही इनको दबोच लिया। पांडे गिरोह के सक्रिय सदस्यों की गिरफ्तारी हेतु लगातार दबिश दी जा रही है। इसी क्रम में पांडे गिरोह के लगभग 3 वर्षों से फरार चल रहे अपराधी वैजू साव को भी गिरफ्तार किया गया है। विधायक हेमलाल मुर्मू की अमर्यादित टिप्पणी से शर्मसार हुआ सदन, बीजेपी ने जताई नाराजगी। झारखंड विधानसभा सत्र के चौथे और अंतिम दिन सदन की मर्यादा तार-तार होती दिखी। अन्य दिनों की तरह गुरुवार को दिन के 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू हुई। राज्यपाल के अभिभाषण पर सदस्य बोल रहे थे। इसी क्रम में जेएमएम विधायक हेमलाल मुर्मू ने अपने संबोधन में चंपाई सोरेन और बाबूलाल मरांडी के प्रति अमर्यादित शब्द का प्रयोग कर दिया, जिससे सदन में बैठे सभी सदस्य स्तब्ध रह गए। स्पीकर रबींद्रनाथ महतो ने तत्काल इसे रिकॉर्ड से हटा देने का आदेश देकर स्थिति को संभालने की कोशिश की, मगर जिन शब्दों का इस्तेमाल हेमलाल मुर्मू जैसे वरिष्ठ राजनेता ने सदन में किया वह दिन भर चर्चा में रहा। जेएमएम विधायक हेमलाल मुर्मू की अमर्यादित टिप्पणी पर भाजपा नेताओं ने नाराजगी जताते हुए वक्त आने पर जवाब देने की धमकी दी है। पूर्व सीएम और भाजपा विधायक चंपाई सोरेन ने हेमलाल मुर्मू की अमर्यादित टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि मैं संस्कार और संघर्षशील व्यक्ति हूं। उन्होंने कहा कि हेमलाल मुर्मू में नियत नाम की कोई चीज ही नहीं है। एक साथ चलने वाले व्यक्ति का इस तरह का बयान आया है। समय आने पर हम जवाब देंगे। इस सरकार को हम लोगों ने समय दिया है, जो वादा किया गया है उसे धरातल पर उतारने के लिए, लेकिन मेरा मानना है कि यह नहीं होगा। पत्रकारों के सवाल पर क्यों भड़के विधायक जयराम महतो? सामाजिक कार्यकर्ता से राजनीति में आए झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के नवनिर्वाचित विधायक जयराम महतो का अंदाज विधानसभा सत्र के आखिरी दिन बदला बदला सा था। सदन में सरकार के मनिया योजना का खिलाफत करने के बाद वो पत्रकारों के सवाल से कुछ इस तरह उलझे कि उन्हें बीच में ही निकलना मजबूरी हो गई। विधायकों को सरकारी सुविधा का त्याग करने की जयराम के सलाह पर जब उनसे पूछा गया कि क्या आप इसका त्याग करेंगे, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल वह त्याग करेंगे। जयराम महतो जो कहता है वह करता है। हमने 1.5 साल पहले कहा था कि हमारी उपस्थिति सदन में होगी, हमने करके दिखाया है।
उन्होंने कहा कि यह सवाल पत्रकारों को सरकार से भी करना चाहिए, लेकिन लगता है कुछ पत्रकार भी सरकार से सेटिंग कर लेते हैं। जब जयराम महतो से यह बोला गया कि कुछ इसी तरह की बात केजरीवाल भी बोला करते थे। इसी बात पर जयराम भड़क उठे और टेबल को ठोकते हुए पत्रकारों को उंगली दिखाकर कहा कि झारखंड को आंदोलन करके लिया गया है, केजरीवाल दिल्ली को आंदोलन करके नहीं लिया गया था, मैं आंदोलनकारी का बेटा हूं। जिसके बाद मीडिया कर्मियों के साथ जयराम महतो का तू में मैं जमकर हुई। स्थिति बिगड़ता देख जयराम महतो बगैर बात पूरा किए वहां से रवाना हो गए। दरअसल झारखंड विधानसभा परिसर में बने मीडिया गैलरी में पत्रकारों को संबोधित करते हुए जयराम महतो ने सरकार के मनिया योजना की आलोचना की। उन्होंने कहा कि सरकार महिमा मंडन कर रही है। इस योजना का जैसे 2,500 की राशि क्या महिलाओं को दी, लगता है कि 2.5 लाख की नौकरी दे दी गई है, जैसे लगता है कि अमृत का वरदान दे दिया गया हो। दरअसल झारखंड विधानसभा परिसर में बने मीडिया गैलरी में पत्रकारों को संबोधित करते हुए जयराम महतो ने सरकार के मनिया योजना की आलोचना की। उन्होंने कहा कि सरकार महिमा मंडन कर रही है। इस योजना का जैसे 2,500 की राशि क्या महिलाओं को दी, लगता है कि 2.5 लाख की नौकरी दे दी गई है, जैसे लगता है कि अमृत का वरदान दे दिया गया हो। श्रमिकों का वेतन रोकने और जालसाजी कर कैमरून भेजने वाले नियोजकों पर प्राथमिकी दर्ज। सीएम के आदेश पर कार्रवाई। मध्य अफ्रीकी देश कैमरून में फंसे झारखंड के 47 श्रमिकों का वेतन भुगतान नहीं हो रहा है। मामले को गंभीरता से लेते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने नियोजक और मिडिलमैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए श्रमायुक्त को निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री के आदेश पर श्रमायुक्त ने नियोजकों और मिडिलमैन के खिलाफ हजारीबाग, बोकारो और गिरिडीह में प्राथमिकी दर्ज करा दी है। प्राथमिकी में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि श्रमिकों को अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त अधिनियम 1979 के तहत प्रवासी मजदूर के रूप में निबंधन कराए बगैर लाइसेंस प्राप्त किया गया। इससे साफ है कि धोखाबाजी और जालसाजी कर गैरकानूनी तरीके से श्रमिकों को मध्य अफ्रीका स्थित कैमरून भेजा गया है। दरअसल मुख्यमंत्री को पिछले दिनों जानकारी मिली थी कि झारखंड के श्रमिक MS ट्रांसरेल लाइटिंग लिमिटेड कैमरून, सेंट्रल अफ्रीका में कार्यरत हैं। इन सभी श्रमिकों का 3 माह का वेतन लंबित है और वे भारत वापसी की मांग कर रहे हैं। मामले की जानकारी के बाद मुख्यमंत्री ने राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष को त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया था। मुख्यमंत्री के आदेश पर श्रमायुक्त के दिशा निर्देश में राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष ने श्रमिकों और संबंधित कंपनी से संपर्क किया। कंपनी ने बताया कि श्रमिकों को $100 प्रति माह का भुगतान किया गया है और बाकी बकाया राशि उनके भारतीय खातों में ट्रांसफर किया जाएगा। श्रमायुक्त के निर्देश पर राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष ने कंपनी को अनुबंध की प्रति, वेतन भुगतान की जानकारी और अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। सीएम हेमंत बोले, सरकार का श्वेत पत्र है राज्यपाल का अभिभाषण। कल्पना ने सभी वादे पूरे होने का किया दावा। झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र के अंतिम दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान पक्ष और विपक्ष ने एक दूसरे को आईना दिखाने की कोशिश की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 2 टूक कहा कि राज्यपाल का अभिभाषण सरकार का श्वेत पत्र है। इससे स्पष्ट है कि सरकार क्या करना चाहती है। सीएम ने स्वीकार किया कि पूर्व पीएम स्व अटल बिहारी वाजपेयी ने अलग राज्य के लिए मुहर लगाई, लेकिन यह भी सही है कि अधिकार को घर लाकर कोई नहीं देता। इसके लिए वर्षों लड़ाई लड़ी गई। उन्होंने कहा कि 2019 तक इस राज्य को दलदल में धकेलने का प्रयास हुआ। अनाज के लिए लोग हाथ में राशन कार्ड लेकर मारे मारे फिरते थे। किसान आत्महत्या कर रहे थे। कई लोग भूख से मर गए। उन्होंने कहा कि हमें मालूम है कि कहां से कैसे काम करना है। जब तक गांव स्वावलंबी नहीं बनेगा तब तक राज्य का सर्वांगीण विकास नहीं होगा। उन्होंने कहा कि 2019 के कार्यकाल में विकास की नींव रखी जा चुकी है, अब बिल्डिंग खड़ा करना है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सीजीएल के छात्र सड़कों पर हैं। आखिर परीक्षा की जांच क्यों नहीं करवा रही है सरकार?
चुनाव के समय 3,200 प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदने का वादा किया गया था, लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 2,400 प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदने की तैयारी चल रही है। गिरिडीह में फैक्ट्री के कन्वेयर बेल्ट में फंसकर मजदूर की मौत के बाद लोगों में आक्रोश। गिरिडीह टुंडी रोड स्थित स्वाति फैक्ट्री में कन्वेयर बेल्ट में फंसकर एक मजदूर बुरी तरह झुलस गया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। इस संबंध में जानकारी देते हुए पड़ोसी अनिल राम ने बताया कि मृतक रंजन राम, पिता निरंजन सिंह स्वाति फैक्ट्री में मशीन ऑपरेटर के रूप में काम करता था। सुबह उसकी मौत की जानकारी मिली, जिसके बाद वे सदर अस्पताल पहुंचे और शव को खोजने लगे। बाद में उन्हें पता चला कि फैक्ट्री के लोग मृतक के शव को छोड़कर फरार हो गए। असंगठित मजदूर मोर्चा के सचिव कन्हाई पांडे और माले नेता राजेश सिन्हा ने कहा कि गिरिडीह के ज्यादातर फैक्ट्रियों में मजदूरों के सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। प्रशासनिक अधिकारी भी इस पर चुप्पी साधे हुए हैं, जिस कारण आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं। फैक्ट्री संचालक को चाहिए कि जो भी सरकारी मुआवजा है उसका न सिर्फ तुरंत भुगतान होना चाहिए, साथ ही मजदूरों की सुरक्षा को लेकर हर फैक्ट्री में जांच होनी चाहिए। कहा कि मजदूरों से 8 घंटा की जगह 12 घंटा काम करवाते हैं। इस दौरान सभी राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन के साथ माले और मजदूर संगठन मोर्चा के सचिव कन्हाई पांडे, अध्यक्ष किशोर राय, नवीन पांडे, सुनील ठाकुर, टिंकू साव, मधुसूदन कोल, दीपक गोस्वामी आदि मौजूद थे। जेपीएससी का नया अध्यक्ष कौन? 2 आईएएस, 1 आईपीएस के नाम की चर्चा। 5 महीने से पद रिक्त, 1,692 नियुक्तियां अटकी। झारखंड लोक सेवा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष डॉक्टर मेरी नीलिमा केरकेट्टा को रिटायर हुए 5 महीने हो चुके हैं। तब से लेकर अब तक पूरा लोक सेवा आयोग ठप्प पड़ा हुआ है। जिस आयोग को लगभग हर महीने नियुक्ति के लिए रिजल्ट जारी करना था, वह बीते 5 महीने से लगभग 1700 नियुक्तियों की लिस्ट थामे बैठा हुआ है। स्थिति यह है कि सिविल सेवा से लेकर विभिन्न तरह के 19 नियुक्तियां अटकी पड़ी हैं। जेपीएससी में फिलहाल 3 सदस्य हैं, प्रोफेसर अजिता भट्टाचार्य, प्रो अनिमा हांसदा और प्रो जमाल अहमद। अगर नई नियुक्ति करने में सरकार को परेशानी है तो इनमें से किसी को वरीयता के आधार पर जेपीएससी अध्यक्ष का प्रभार दे सकती है। पहले में भी ऐसा किया जा चुका है। अध्यक्ष का प्रभार मिलने से रिजल्ट प्रकाशन, इंटरव्यू और परीक्षाएं ली जा सकेंगी। 5 महीने से रिक्त पद को लेकर तमाम तरह की चर्चा चल रही है। सूत्र बता रहे हैं कि 22 अगस्त 2024 को रिक्त हुए आयोग अध्यक्ष पद पर 2 आईएएस और 1 आईपीएस को बैठाया जा सकता है। नए अध्यक्ष के लिए 2 आईएएस में पूर्व मुख्य सचिव एल ख्यांगते और प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का के नाम की चर्चा है, जबकि 1 आईपीएस के नाम पर भी बात चल रही है। हालांकि अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री को लेना है। अभी इन नामों पर विचार चल रहा है। जेपीएससी में अध्यक्ष का पद 5 महीने से रिक्त है। यह मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा है। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉक्टर एसएन पाठक की पीठ में राज्य में सिविल सेवा परीक्षा का परिणाम जारी करने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई है, जिस पर सुनवाई करते हुए सरकार को जेपीएससी के अध्यक्ष का पद यथाशीघ्र भरने का निर्देश दिया। ऐसे में उम्मीद है कि आयोग को जल्द ही अध्यक्ष मिल जाएगा। साहिबगंज जिले में मुख्यमंत्री उज्ज्वल झारखंड योजना की शुरुआत 14 दिसंबर से विद्युत आपूर्ति प्रमंडल साहिबगंज के विद्युत कार्यपालक अभियंता शंभुनाथ चौधरी ने गुरुवार को समीक्षा बैठक की। बैठक में जिले में बिजली विभाग के सभी सहायक अभियंता, कनीय अभियंता, आरडीएसएस, मुख्यमंत्री उज्ज्वल झारखंड योजना व पीएम जुगा कंपनी के ठेकेदार व एजेंसियों के प्रतिनिधि शरीक हुए। चौधरी ने संबंधित अधिकारियों व एजेंसी के प्रतिनिधियों से उक्त स्कीमों में चल रहे कार्यों के बारे में जानकारी ली। कहा कि मुख्यमंत्री उज्ज्वल झारखंड योजना मुजी के कामों की शुरुआत 14 दिसंबर से हो जाएगी।
इसके तहत जिले के 172 टोला गांव में बिजली विभाग से संबंधित छूटे हुए कामों को जल्द पूरा किया जाएगा। बिजली के जर्जर पोल व तार जल्द बदले जाएंगे। उन्होंने कहा कि पीएम जुगा के कार्यों की डीपीआर तैयार कर बिजली विभाग के रांची स्थित मुख्यालय को भेज दी गई है। चौधरी ने सहायक व कनीय अभियंताओं को बिजली बिल की वसूली में तेजी लेकर राजस्व बढ़ाने का निर्देश दिया। डीजीपी ने कहा, हजारीबाग में विधि व्यवस्था की समस्या दोबारा नहीं होनी चाहिए। हजारीबाग में उत्पन्न हुए विधि व्यवस्था की समस्या को लेकर डीजीपी अनुराग गुप्ता ने गुरुवार को समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान डीजीपी ने कहा कि हजारीबाग में उत्पन्न हुए विधि व्यवस्था की समस्या भविष्य में पुनरावृत्ति न हो। इस बैठक में एडीजी अभियान, आईजी स्पेशल ब्रांच, डीआईजी रांची, डीआईजी हजारीबाग, डीआईजी बोकारो, डीआईजी स्पेशल ब्रांच, एसएसपी रांची, धनबाद और एसपी हजारीबाग और लोहरदगा उपस्थित थे। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में अनियमितता का आरोप लगाते हुए छात्रों ने हजारीबाग में 10 दिसंबर को जमकर बवाल किया था। छात्रों ने पहले रांची पटना हाईवे NH 33 को जाम कर दिया। इन्हें हटाने जब पुलिस पहुंची तो छात्रों ने पथराव शुरू कर दिया, जिससे कई पुलिसकर्मी चोटिल हो गए और कई पुलिस वाहनों को भी क्षति पहुंची। इसके बाद पुलिस ने लाठियां भी भांजी। पुलिस कार्रवाई में कई छात्र चोटिल हुए थे। झारखंड विधानसभा में 11,697 करोड़ का अनुपूरक बजट पारित। वित्त मंत्री ने बताई वजह। जयराम बोले, बहनों को राशि देना ठीक नहीं। झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र के चौथे दिन वर्ष 2024-25 के लिए 11,697.45 करोड़ का द्वितीय अनुपूरक बजट ध्वनिमत से पारित हो गया। इसमें महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के लिए सबसे ज्यादा 6,390.55 करोड़ और ऊर्जा विभाग के लिए 2,577.92 करोड़ रु आवंटित किए गए हैं। भाजपा विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी के कटौती प्रस्ताव का जवाब देते हुए वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सदन को बताया कि आखिर द्वितीय अनुपूरक बजट क्यों लाना पड़ा। वित्त मंत्री ने विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि 1,697 करोड़ रु सरकार के संकेत पर सरेंडर नहीं हुआ है। चुनावी वर्ष में जो विभाग राशि खर्च नहीं कर पाए तो सरकार ने उसे सरेंडर होने से बचाते हुए मनीया सम्मान योजना और मुफ्त बिजली बिल के लिए इस्तेमाल किया। वित्त मंत्री ने कहा कि पूर्व की सरकारें भी ऐसा करती रही हैं। उन्होंने कहा कि चुनावी वर्ष में भी राज्य सरकार ने 42% राजस्व का सृजन किया है। यह कुशल मैनेजमेंट का उदाहरण है। अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान पक्ष और विपक्ष में काफी खींचतान भी दिखा। वित्त मंत्री ने कहा कि मनीया सम्मान योजना पर व्यंग किया जा रहा है, लेकिन यह समझना चाहिए कि महिलाएं साधारण बीमारी के लिए पैसे नहीं जुटा पाती थी। आज वे लोग खुश हैं कि सरकार उन्हें कुछ दे रही है। अब महिलाओं को दवा खरीदने के लिए हाथ नहीं पसारना पड़ेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि ये पैसे बाजार से होते हुए कर राजस्व के रूप में सरकार के खजाने में पहुंचेंगे। जेएलकेएम विधायक जयराम महतो ने कहा कि आज की बहस का केंद्र बिंदु मनीया सम्मान योजना रही। हम भी महिला सम्मान के पक्षधर हैं। मैं कहना चाहूँगा कि बहनों को स्कूल कॉलेज जाने से पहले अगर आप पैसे देंगे तो आप उन्हें निकम्मा बना देंगे। उन्हें स्कॉलरशिप के रूप में पैसे दिए जाने चाहिए। 18 से 30 साल की लड़कियों को 2,500 रुपए देने से उनकी प्रतिभा नष्ट हो रही है। उनकी प्रतिभा नकारात्मक दिशा में जाएगी। चरही में 25 पेटी में 300 बोतल अंग्रेजी शराब जब्त। बिहार सप्लाई की थी तैयारी, बाजार में कीमत 2 लाख रुपए। कार भी जब्त। चरही पुलिस ने बीते बुधवार की देर रात गुप्त सूचना के आधार पर एक कार का पीछा कर उसमें लदे लगभग 2 लाख रुपए मूल्य के 25 कार्टून में 300 बोतल शराब के साथ कार को जब्त करने में सफलता हासिल की है। शराब न्यू ईयर में बिहार सप्लाई करने की तैयारी थी। इस संबंध में चरही थाना में आयोजित प्रेस वार्ता में
विष्णुगढ़ एसडीपीओ बैजनाथ प्रसाद ने बताया कि सूचना मिली कि एक कार में विदेशी शराब लोड कर रामगढ़ की ओर से हजारीबाग की ओर जा रही है। वरीय पदाधिकारी ने उक्त सूचना को चरही थाना प्रभारी को दिया। चरही थाना प्रभारी गौतम कुमार ने सूचना मिलते ही त्वरित एक पुलिस टीम गठित कर एनएच के 15 माइल के पास उक्त कार के आने की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ देर में ही पुलिस को उक्त नंबर की कार आते दिखाई दी। गश्ती दल कार को रुकने का इशारा किया, लेकिन कार चालक अपनी गाड़ी की गति को और तेज कर भागने लगा। गश्ती दल भी उसका पीछा करते हुए उसके पीछे निकली। कार चालक गश्ती दल को चकमा देने का प्रयास करते हुए चरही घाटी के पहले मोड़ के पास से कार को घुमाकर वापस रामगढ़ की ओर भागने लगा। पुलिस की टीम भी लगातार कार का पीछा कर रही थी। इसी बीच उक्त कार का चालक अपने पीछे पुलिस को आता हुआ देख चरही ओवरब्रिज के पास अवस्थित टाटा मोटर्स सर्विस सेंटर के पास अपनी कार को खड़ा कर जंगल की ओर भाग गया। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।